ये है संसद, वो हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या है आम जन जो कह रहा। अब आम जन इतने लोगों का एक सांसद करीब 20 लाख बीच में चुना जाता है। 18 लाख नागौर के उस टाइम में चुनाव 18 लाख बोलते हैं, 20 लाख के आसपास करीब, ये बड़े भाई सवाल है। एक व्यक्ति लेकर के संसद में जाता है, पहली खामी तो यही है कि भाई इतना क्या कमी थी, संसद भवन नया ही बना, सारा ही बना, या बहुत सारे चलते रहते इनके पास, जब टीएडीए मिलता तो बहुत सारे सांसद होते, तो क्या ऐसी विशेष हो जाती है, बहुत घाटा हो जाता सरकार में, ऐसा हम सोचते। अब दूसरी खामी है कि संसद की प्रणाली जो है वो पार्टी ओरिएंटेड है। पार्टी होती है, उसके अंदर एक व्हीप का प्रोसीजर, व्हीप हो गया तो पार्टी के जितने सदस्य हैं उनको उस लाइन पे अपना निर्णय देता, चाहे आम जनता की कुछ भी हो, आम जन के प्रतिनिधि द्वारा जो पहुंचा जाए वो चाहे कुछ ही हो, मजबूरी है, पूरा का पूरा स्टेट की मजबूरी हो जाए। जैसे कि चंद्रबाबू नायडू पूरा का पूरा आइडियोलॉजिकल था, लेकिन साथ जुड़े हुए, तो वो एक कृषि का एक सेटअप बना दिया इन्होंने कि तो शासन में जो पार्टी होगी उस दायित्व होंगे, वो उसके लाइनों पे काम करेगी। तो पार्टी वाइज है, लेकिन जिम्मेदारी पूरी उनकी होगी, एरिया दोनों मिले हुए। तो ये भी है कि इंडिविजुअली आप अपनी बात या अपना मत को देने के अंदर छूट तो है, जब डिवीजन होता है बातों पे या बिल पर ज्यादातर डिवीजन है, जो कोई संसद बिल आता है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम है कि वहां व्हीप की एक प्रॉब्लम, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो है, एक व्हीप समस्या है। बहुत संसदीय क्षेत्र होना भी एक समस्या है। डिलिमिटेशन जो हो रहा है वो अपनी मर्जी और अपने तरीके से ये लोग करते रहते हैं। लिमिट का कोई ऐसा संवैधानिक व्यवस्था नहीं है लोगों के बीच में एक प्रतिनिधि है। ये तो हुआ संख्या के हिसाब से। दूसरा, जनप्रतिनिधि को कैसे पता लगे कि 20 लाख लोग क्या चाह रहे हैं, तो एक लाइन ऑफ का एक हो, इसमें नीति आयोग, तो नीति आयोग के अंदर क्या है, प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद में उपाध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष ब्यूरोक्रेट कंसल्टेंट अध्यक्ष हो गया, यानी नीति के मामले में सुप्रीम। उस आयोग के अंदर किसी प्रकार की आवाज नहीं, नीति रही बन गई जो पर्यावरण के विरुद्ध है या विरुद्ध में आई, या नीति के अंदर ये बात आ गई हम ये करेंगे। नीतियां जो बन गई है उसके अंदर आम जन की वहां एक संसद का होना, वो सेटअप होकर ब्यूरोक्रेट का एक बहुत बड़ा झमेला है, उसका मालिक प्रधानमंत्री होता है। अब पूरी कैबिनेट का ऐसा नहीं हो सकते, वो एक अलग ही अपने आप में दोनाक चलती है। अब हम आजाद संसद की कार्रवाई को मैं बता दूं, संसद शुरू होती है, जो 11 के बीच में रखूंगा कि क्यों हुई ये घटनाएं और क्या कारण रहा। आम जन की आवाज तो नहीं पहुंची, लेकिन क्या ऐसा हुआ पार्टी की आवाज नहीं पहुंची या आइडियोलॉजिकली ऐसे हो गए कि उनको मजबूरी करना। तो पहले तो इनका आता है, माननीय अध्यक्ष महोदय उपस्थित सभासदों की आवाज होती है, अध्यक्ष जी आते हैं चेयर और लोग उनका अभिवादन बैठते हैं। अपनी परंपरा ये प्रधानमंत्री की एंट्री पे भी तपा पे प्रधानमंत्री वाला कोरम में वो खड़े होते हैं, ये सिस्टम नहीं था। अब नया सिस्टम हुआ, भाई मोदी आते हैं तो खड़े, और अध्यक्ष जब बैठता है तो पहले नारा लगता था, अब जय श्री राम ऐसे सितारे। ये नई परंपराएं संसद की शुरू। अब नई परंपराओं के बाद में 2014 से मैं संसद की कार्रवाई को देख रहा हूं,
और उस कार्रवाई के अंदर दो दो तीन बात, दो बिल है जो कहूँ आपको, उस पे आप अपना चिंतन रूपचंद जी। इन्होंने एक लोकपाल की लड़ाई, लोकपाल की लड़ाई का बिल 8 साल 10 साल तक था, अभी तक भी वो नहीं हो पाया। गवर्नमेंट को दबाव बना लोकपाल में पार्टी से चुनाव लड़ा, लोकपाल के लिए लड़ाई आधार हुआ भ्रष्टाचार के विरुद्ध, बहुत बड़ी मुहिम सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध, तो लोकपाल लाया। लोकपाल के बिल को शातिरपने से इतने टाइम तक रखा कैसे, इसके बारे में मैं बताता हूँ कि लोकपाल के बिल के अंदर ये था, सबसे विपक्षी का नेता भी लोकपाल को चुनने में उसका नाम, तो विपक्षी दल का नेता ये शब्द लिखा हुआ था, तो विपक्षी दल की हुआ ही नहीं 10% का भी शब्द, लेकिन एक बना लिया आवाज में 10% लोग नहीं है, विपक्षी दल के नेता दर्जा नहीं दिया, ये व्यवस्था इनकी आ गई। अब विपक्षी दल के नेता की बात जहां आई, दल का नेता संविधान का ये जो कानून है का भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरा खड़ा हुआ, और जिस बात पे इनको कोयला ये इतने हमले हुए, मनमोहन सिंह को भ्रष्ट घोषित करके हटाया गया, ये तो भ्रष्टाचार मिटेगा, तो ये तय हुआ था। मनमोहन सिंह ने जाते करते हैं भोपाल में एक शब्द लिख करके उस शब्द बढ़ाने के लिए इस सरकार के द्वारा 8 साल 10 साल खराब कर दिए गए। शब्द था विपक्षी दल का नेता, उस शब्द की जगह लगा लिखना था सबसे बड़े दल का नेता, सबसे बड़ा दल लिखना था। तो बिल लाया गया, हुआ टेबल होने के बाद में फिर वापस चला गया, सभा में गया, लोकसभा में गया, विपक्षी की जगह बड़े सबसे बड़े दल के नेता चेंज करने में 8 साल इस सरकार ने लगा। ये संसद की जनता का आवाज, जनता ने इतना आगे बढ़ करके इस सरकार और आंदोलन खड़ा हुआ था भ्रष्टाचार के विरुद्ध, बिल की ये गलती हुई, और एक वो बिल बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है इसके अंदर, या आपको इंगित करके कर जनता की भी है कि कॉलेजियम नहीं हो, लेकिन कॉलेज ये लाए क्या, एनजीएसए का कानून आए। एनजीएसए कानून ये कहता था कि हम भाई वो जज नियुक्त करे तो कोई रोल ही नहीं, की कोई तो इन्होंने पूरा बना दी, बना दिए, चुनाव उससे जितनी भी बॉडी थी पास में, बॉडी कंट्रोल कर, ये प्रधानमंत्री करेगा, उसमें होगा, ऐसे चुनाव खत्म किया, तो न्यायपालिका खड़ी हो गई सामने। न्यायपालिका के 9 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया कि ये तुमने जो कानून बनाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब ये फंस गए, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए, तो चाल चलकर ये इनकी कॉलेजियम नाम आए, उनको अपॉइंटमेंट नहीं किया,
तुम ये हुआ हमसे पास किया, ये आएंगे आज सुप्रीम कोर्ट में, तो ये वो एक केरल साइड का बहुत ईमानदार का उन्होंने दो नाम भेजा, तो कई फाइल रिटायरमेंट आ गया, न्यायपालिका लड़ाई यथावत है, और फिर ब्लैक में आ गया गोगोई साहब, वो चारों जज बाहर के इलाके आवाज भ्रष्टाचार विरुद्ध अच्छे थी, उसकी तरफ बढ़ गई सारा बढ़ने दो में आपको बिल को किया कि ये बिल जमा गया अंग्रेज बेकार है, एक्चुअली क्या वो प्रधान घोषणा पावर ने पास की होने के बाद संसद के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया इसी तरह करीब विड्रॉ किया। लोग साल क्या थी, इसलिए मैं चालू को भारत पेट्रोलियम था, वो चीज कोई बॉडी होती है वो संसद ही उसको वापस लेती, तो पेट्रोलियम क्योंकि प्राइवेट बनाई गई संसद के द्वारा, गवर्नमेंट अलग, संसद के बिल, तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ, पता ही नहीं लगा, और बिल लिए सीआरपीसी में करके उन्होंने एक मैदान बना दिया, और एक साइड में अभियान, भारत अभियान के अंदर उन्होंने ऑफिस है और कागजों का किया, उसको स्कैनिंग किया, स्कैनिंग करने के बाद में सबको जड़ दी, और वाकई प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने करोड़ रुपए हमें स्वच्छ भारत अभियान में इन कागजों को जलाने में, और फर्नीचर फालतू पड़ा था उसको बेचने से प्राप्त हुआ, और घड़ी की हम देखते रहे। वस्तु स्थिति ये थी कि इनको वो पुराने जो भी इनके सावरकर के बारे में कोई या किस डॉक्यूमेंट था उसको देशी भी डॉक्यूमेंट क्या है, कोई सिस्टम है 20 साल के बाद किया जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट में हो गया भी है, उनको हटाने की कहानी नहीं रही है। ये कह रहे हैं कि बाद में जो तरीके से एक उसको रखा, और बाकी कुछ हटा दिए कि ये शब्द बता, यानी आवाज नहीं कर रहा, एक पार्टी मुख्य होता है, वो होता है, उसकी कैबिनेट होती है, कोई भी तो निर्णय होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर
स्थिति में होता है। सारे राज्य मंत्री जैसे जयंत है राज्य मंत्री, मीटिंग जाना ही मतलब नहीं रहता ही नहीं, मीटिंग होता ही नहीं, उनका वो नियम है उनको जाने के अंदर। अब ये व्यवस्था चलते चलते इन्होंने कॉर्पोरेट के फेवर बना दिए। जो 23 बिल देने के, इनको जैसे पकड़ने का बिल था कि भाई कोई हेरा फेरी करेगी कंपनी तो उसको पकड़ा जाएगा, तो बदलना था सेठ के किसान के। तो उन कानूनों को इन्होंने विड्रॉ किया और विड्रॉ करने के बाद में नए कानून लाए, जो रेड कारपेट नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा करके, और टोटल अपॉइंटमेंट चाहे यूनिवर्सिटी हो, सीबीआई हो, भी बॉडी थी, वो पूरा अपॉइंटिंग पावर वाली टांग वो कॉलेजियम अभी जज साहब दूर से जज ब्लैकमेल अपना कभी कभार कोई ऐसा आ जाता 2 महीने के लिए ये टाइम कर लेते जैसे तैसे भी। बाकी तो संसद के ओबीसी का वो बना हो। अब शेड्यूल कास्ट का देश ओबीसी का कम बना था, ओबीसी तीसरी उनके हाथ में, जनता का कोई लेना देना नहीं, कुछ किस क्या हम नियुक्त करेंगे 102 में या फिर 105 में इनको करके राज्यवाद का संसदीय प्रणाली के अंदर आम जन की आवाज होगा कि ये पिछली संसद जाते कितने बिल पास पूरे ऐसे ऐसे बिल पास हो गए कि आपके आईपीसी यार उसमें भी आपके बिल डिजिटल सर्विलेंस इतना तगड़ा करता है इन्होंने, कानून से पेच लगा दिए इस बात आती है कि भाई आम जन की आवाज वो वहां कैसे होती है। हाँ, एक काल है में खुलती 2 के पर्सन है, तारांकित और अतारांकित, स्टार और नार, इस खुलती है। लॉटरी में आपका आ गया नहीं आ गया तो मेरी जनता का कोई सवाल है, संसद का है तो लॉटरी संख्या सीमित नहीं है के जमाने में करेंगे क्या सकती है, इस बात पे भी हम सकते हैं। तो मेथड के अंदर दुनिया की करेंसी और दुनिया इतनी डेट के पास जनता की आवाज को आप उसको नहीं दे सकते। आप ट्रेन करता है तो वो लोग ध्यान तो वहां पे ये कर रहा है, ये कर रहा है, बाहर लोगों का मनस क्या है, वो ट्रेन का ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हम भेजें। हम तब एक कलेक्टर होती थी तो उस कलेक्टर की न्यूज कटर उससे उस कलेक्टर जिलाधीश के पेपर आती है नहीं प्राइवेट उस टाइम में था ऊपर जाती थी। अब करें सिस्टम है, सिस्टम के अंदर देखो बिल बनी हुई है, एक कमेटी है और एक कमेटी राज्यसभा की जिसमें 22 और 11 किसी में सभी पार्टियों के अध्यक्ष की पार्टी होते हैं। तो बिल आप लेकिन नहीं भेजते, वक्त वाले को जान करके भेजा को जो मियाँ जी है को और उसमें मेंबर
फिर लड़ाई कमेटी में नहीं भेज गए, पास कर आप सस्पेंड कर बिल पास संसद के अंदर उनका इतना टाइम बाउंड टाइम कंज्यूम सारे मामले के कहीं दूसरा है कि इनको जीरो और मिलता है, जीरो व्यवस्था कि वहां टाइम बांटते हैं, एक ही दो मिनट बीजेपी के 3 आदमी हैं, 300 तो है ना, कांग्रेस को नहीं करती है। संसद ट्रेजरी बेंच खुद नहीं चलने देती, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है आज तक के भारत के इतिहास में। रोकने का, ठप करने का सुषमा स्वराज और इन्होंने कहा था जिस के लिए। अब इन सारी परिस्थितियों के अंदर आम जन की आवाज को हम कहां ले जाएं? तो सड़क से ले जाने की बात भी चौथे पॉइंट में की है कि सड़क से संसद में आम जन की आवाज का वैकल्पिक मॉडल हो, तो जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने आवाज उठाई, का कोई वजूद है क्या? हम एक दिमाग तो लगाएं। संसद में तो हमारा ऐसे फीते काटी हुई है, कोई गिनती है और वहां कुछ है नहीं, सपोर्ट वाला कोई लड़ना नहीं, तो भागीदारी का जो है
जो बनने के कानून के अंदर जन भागीदारी का बाकायदा सिस्टम है कि आप अपनी कमेटी भेज दीजिए, यदि आपका बिल आया है या लोग समेत स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए, स्टैंडिंग कमेटी पब्लिक डोमेन में डाल देगी। पब्लिक डोमेन में एक बार विकलांग का बिल आया, इसकी जगह 21 पॉइंट थे, कुछ लोग मेरे साथ मेरे से जुड़े हुए थे, सर आप में हेल्प करो, आप देखते रहते हो, तो इसके लिखे पब्लिक में कोई 5-10 बिल आए, बाकी कोई बिल नहीं आया। कमेटी जैसे भी बिजली वाला बिल तो पब्लिक आना चाहिए, क्या है हमारी मंश क्या है, तो आम जन की आवाज संसद में नहीं उठ रही है। संसद शुरू होगी, देख हम भी देखेंगे, सुनेंगे, नोट करेंगे, क्योंकि मुझे तो नीचे तो डायरियां भर भर के 3-4 मेरे पास ही पड़ी है, तो इनको इस तरह से करें। अब इस संसदीय प्रणाली को हमारे संविधान ने जिस माइंडसेट से सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। बिल पास कराना हो तो इनकी एक पार्टी से तो बाइकाट करा दो, उसको वॉकआउट करा दो, बाइकाट वॉकआउट तो कर देंगे, तो संख्या बढ़ जाए। अरे तुम्हारी आवाज थी भाई, तुम्हारे वो इस विरोध करो। जैसे तमिलनाडु का, तेलंगाना वाले, इन दोनों का मैंने कई बार मामला आया तो कर दो, करते बराबर बैठ जाते हैं, इतने माइनस हो गए, इसलिए संख्या बैठ गई। है हमारे इस के अंदर एबनॉर्मल है, कोई आवाज होने का जरिया नहीं है। और आज की टेक्नोलॉजी में वैकल्पिक व्यवस्था रिड्रेसल मेथड खड़ा हो सकता है, ब्यूरोक्रेट के को रख सकते हो, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं हो पा रहा। 10 साल से देख रहे हैं, कानून बना हो, ब्यूरो इनके जो है पूंजीपति, उनके से जो बिल आता है उसी को एज इट इज, अब चाहे इस बिल को लो, चाहे इसको डाल दो। अब बिल, उस बिल को इन्होंने लोग बनाते हैं, 2 टुकड़े देते अंदर में ले लिया, सेंटर के अंदर में लेकर उनका हवा निकाल दी पूरी। अब जनता भी देखो, 2 व्हाट्सएप का मॉडल है एक जो इनके फेवर वो धड़ल्ले से गया 370, और ये धड़ल्ले से साथित होके हमने देखो ज्यादा हटा दी। इसको हुआ कोई गहराई नहीं, 370 के किसको फायदा हो पाया, क्या काम नहीं हो पाया, और कुछ नहीं, किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे कुछ लिथियम निकल रहा, और लिथियम ये था उनको कॉर्पोरेट को देना था, बाकी किसी का तो कोई, तो स्थिति बहुत अंदर बांट हो गई। कंप्लीट बायोसिटी को इन्होंने ऐसे ऐसे मैंने एक उदाहरण देकर वीडियो भी बनाया था, को हाथियों की जरूरत थी में अंबानी को, एक आदमी को कोई निकालना था, कोई निकालने के को ये संसद में सुना है, तब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उनका आपका कुछ नहीं है, आप को तो भगा दिया, कर रहे का ये वाइल्ड लाइफ, इसको प्रोटेक्शन के बीजेपी के सांसद बोले थे, ये रेल की पटरी पे आ जाते हैं, ये मार कि इनको ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट का क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट का देश की खदानें थी, को पकड़ा अंबानी जी के जू में, संसद का एक प्रोसीडिंग में। इसी तरह की कई ऐसी घटनाएं हुई जिनके अंदर संसद में वापस 3 भगा है, ये 3 तलाक का हमने ऐसे कैसे कर दिया। 3 तलाक में खड़गे ने जब खड़े होकर कहा के साथ 3 तलाक हम 3 तलाक के अंदर जो आपने कानून बनाया, उस आदमी को आप जेल में ठूंस देंगे, उस औरत में 3
जो अलमा आप भेज दिया, उनका खर्चा कौन उठाएगा? 3 और 4 का कौन देगा? ये सरकार इसमें जोड़ दे, नहीं जोड़। मियाँ जी लटकती रहे, वो राजी 3 तलाक 3 तलाक हो गया, 3 तलाक से तुम मान लो जो डाइवोर्स का कोई मेथड होता, तुम्हारे बच्चे गले बांध के अंदर ब्यौरा काफी। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है कि जो तो अब मैं अपनी बात नहीं रोकते हुए जी को, कई बार नेटवर्क भी कट जाता है, मेरे यहाँ भी वाईफाई का झगड़ा है। रूप जी, मैंने कुछ संसद की क्या क्या घटनाएं पिछले टाइम में हुई और कैसे कैसे हुई और कैसे क्या हुआ। अब प्रतिनिधि जो है आपके आगे प्रतिनिधि है, मैं जम्मू कश्मीर, अरे राज्य का बात करते हैं, टाइम फिश है, कोर्ट में रहा है, खींच रहा है, तो सारी परिस्थिति को देखते हुए आम जन की आवाज चाहिए, तो क्या राज्य का दर्जा मिले या सेंटर से कोर्स है तो सेंटर में रहेगा। जो इसी तरह से सब जगह की व्यवस्थाओं को इन्होंने अपना कैप्चर कर लिया, सारे सेक्टर थे उनको अपने अंदर ले लिया, एग्रीकल्चर के ले लिया, सहकारिता का ले लिया, जो अपने अंदर ले लिया, पंचायतों का भी 16वें किताब से अपने में सारा के अंदर में है। ब्यूरोक्रेट और नेताओं को चुप करके ये व्यवस्था है, तो आम जन हम बातों का रूप समझे। सब साथियों को नमस्कार। हनुमान जी को बातें बड़ी लंबी चौड़ी करनी है, इन सब बातों को एकदम समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले मैं छोटी सी बैकग्राउंड में आपसे वो बात करना चाहता हूँ कि जिस संसद से आप ये आस लगाए बैठे हैं कि ये जनता का रिप्रेजेंटेशन करेगा, इस संसद में 19 में 43% क्रिमिनल थे 2019 में, और अब 24 में जो इलेक्शन हुआ है इसमें 46% हो गए हैं। 3% अपराधी ज्यादा है संसद में पहले से आगे। 2019 में 88% जहां करोड़पति थे, और 2024 में जहां 93% करोड़पति हैं। अब इन अपराधियों और करोड़पतियों से आप ये आशा लगाए बैठे हैं कि ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इस तरह से भारत की जनता के जो 3 ही मुद्दे हैं जो मुख्य उनके अपने वो लाइफ में पैटर्न रखे हैं, वो है 3 P है। कि पहला परिवार है उनका, फिर उनकी वो अपनी वो बरादरी है, उसके बाद उनका परमेश्वर है। इसके आगे भारत की जनता जाती नहीं है। उनके लिए पार्टी बाहर की इंट्रोड्यूस की जाती है करके, ये आपका कैंडिडेट है भाई। उनके लिए राष्ट्रवाद एक बाहर की चीज है, उनके लिए देशभक्ति के बाहर की, उनके लिए काम ही यही है कि परिवार है, अपनी पंचायत है और अपना लोकल गार्ड है, बस इससे बाहर नहीं जा सकते। जब लोगों की अंडरस्टैंडिंग जहां 3 पॉइंट पर खड़ी है, ना तो अभी नेशनलिज्म पे सोचते हैं, ना अभी वो नेशन के फ्रेमवर्क में रिप्रेजेंटेशन की बात सोचते हैं, ना ही अपनी नुमाइंदगी की बारे सोचते हैं। एक पक्ष तो ये आ गया लोगों के लेवल का क्वेश्चन। अब आगे रिप्रेजेंटेटिव के टिकट पार्टी देती है, खर्चा पार्टी करती है, और फिर वो लोगों से लेता है कि मेजॉरिटी लोग किसको चाहते हैं, उसमें 2% चाहें या 3% चाहें, जो ज्यादा आ गया वो जीता हुआ है। जैसे इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं कि कितने लोग वोट डालें और कितने लोग कि जीतने वाले कैंडिडेट को वोट पड़े, तब जाकर के बात बनेगी। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल है 96 की। 96 में जम्मू कश्मीर के स्टेट एम्प्लॉइज ने जो बाइकआउट कर दिया था कि हम इलेक्शन की ड्यूटी नहीं करेंगे, और वे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लोगों की ड्यूटी लगी। वहां पर 3 से लेकर 4% तक टोटल पोलिंग हुई है, बाकी सब लोग कोई घरों से बाहर नहीं निकले।
अब 3% पोलिंग से जो मेजॉरिटी आ गई और वो 6 साल चल गई सरकार। तो कहने का मेरा मतलब है कि इस संसद के लॉ में जो आपका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बना हुआ है उसमें ध्यान से पढ़ो तो लोगों की हैसियत जो है वो 0 है। आप बिल्कुल वोट नहीं डालो, टोटल 50 वोट पड़ जाएं, जो ज्यादा 26 ले जाएगा वो जीत जाएगा भाई। तो कहने का मेरा मतलब है कि जनता का रिप्रेजेंटेटिव संसद नहीं है। वो खुद कहते हैं कि हम तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव हैं क्योंकि हम सरकार को कानून कंट्रोल कर रहे हैं। हमने संविधान बना के रखा है, हम इस संविधान के मुताबिक हम जिसको मर्जी बिगाड़ दे, ना लोगों को पता लगता ना कुछ। यही वजह है कि जो चीजें लोगों को डे टू डे परेशान करती हैं, जैसे जे एग्जाम्पल आई लोकपाल की, तो लोकपाल जो है लोग चाहते थे कि भ्रष्टाचार से मुक्ति हो, ठीक है बात। और उसमें भ्रष्टाचार का पता लगा कि जे जाकर के आकर के एंड होता है मंत्रियों पर। तो लोकपाल का प्रपोजल आया, लोगों ने सपोर्ट भी की और उस बिल का क्या बना, इसका मतलब लोग जो परेशान थे उसका सो कॉल्ड समाधान निकाला। मैं लोगों को पता ही आगे उसमें गड़बड़ी क्या कर दी या बना है उनके हक में नहीं बना। अभी भी लोग वही कर भ्रष्टाचार दे रहे हैं कि जो लोग करप्शन के खिलाफ थे वही करप्शन दे रहे हैं। अब चाहे वापस आ, सोचता भी कोई नहीं कि हमने लड़े किस लिए और अब क्या हो रहा है। जब लोगों का माइंडसेट जहाँ खड़ा हो गया है आकर के, तो वो लोग आगे लोक राज में राइट्स डिमांड नहीं कर सकते बेचारे। क्यों कि उनको ये मिला है मुफ्त में कि जे तुमको राइट टू वोट दे दिया फ्रेंचाइज पे, आप वोट डालो और डालने का कास्ट पर, धर्म पर, इधर के राम के नाम पर, उधर के नाम पर अपने अधिकारों के बारे में कुछ नहीं देंगे। बस आज की अभी की बात इतनी, बाकी आगे बाद में बारे के इनसे आगे के पार्टियों के बारे में। रूपचंद जी आपने वैसे मतलब में दिया, मैं सुवालाल जी को लेऊंगा, पॉलिटिकल साइंस के हैं, अच्छे सुझाव भी देंगे। मुद्दा ये बेसिकली ये बात फैक्ट है कि जनता के कोई बात नहीं है, या सोच है इतना जनता का नहीं है, लेकिन मजबूरी जनता, मजबूरी के अंदर इस लोगों ने तलब किया कि जैसे स्टैंडिंग कमेटी के बाद में आता, जाने के बाद में दोनों के पब्लिक डोमेन में आता, राज्यसभा के भी वहां सोचा, लोकसभा वाली स्टैंडिंग कमेटी में सोचा, उसमें कुछ रेफरेंडम का कोई कारण, रेफरेंडम की बात अपन जोड़ेंगे। जैसे अपन कह रहे हैं व्यक्ति क्या हो, इतने सिस्टम में जहां ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी हो वर्ल्ड के अंदर, जहां पे बिटकॉइन से रही हो, जहां बैंक के खाते मेंटेन होते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आपका ब्लॉक बना कर किए जा सकते हो, क्या उसमें रेफरेंडम तो मामूली बात, जैसे ट्रेंड करवा करके सर्वे कर ये बात यहाँ ट्रेंड कर रही है, बात ट्रेंड सर्वे कर ली ना इसने, जनता की आवाज को कर लिया। ये सारी परिस्थितियों को ये लागू नहीं कर रहे हैं, या जो भी एक्टिविस्ट लोग हैं वो आवाज नहीं उठाते हैं, तो जनता की एक बार जरूर है। थोड़ा सा उदाहरण दे दूं फिर सुवालाल जी आपको। में हमने 2 थ्योरी, एक का था कौन का, बाकी कई ऐसे थे। हेनरी मैन ने ये वो कानून बनेगा, जनता की मांग उठेगी, जब वो लोग बैठेंगे संसद में फिर कानून बनाएंगे, होगा कॉन्स्टिट्यूशन का ये शोभन होगा जो अपने कानून बनाने के बाद में वो कानून उसको पालन करना हो, नहीं पालन करना है तो पनिशमेंट ट्रायंगल दिया होगा, कानून बनाया लागू होगा, पनिशमेंट। अब दोनों थ्योरियों में कॉन्फ्लिक्ट, थ्योरी पे कानून बन रहे हैं, हेनरी मैन की थ्योरी पे नहीं बन रहे।
हेनरी में ये कहता है पब्लिक की मांग पे कानून बनते हैं, यहाँ के लिए ये करो, जनता के लिए करो, क्योंकि टैक्स पेयर ये है, वो बनी है। ये सारी कि हम थोड़ियों को भी करप्शन है, दूसरी दूसरे सारे ढांचे एक आदमी के मुठ में आकर के एक भवन हो, वो कानून आएगा, नहीं पालन करोगे तो पनिशमेंट होगा। ये मुश्किल है पूरे, नॉट फॉर इंडिया, पूरे वर्ल्ड की थ्योरी है आज। ऐसी परिस्थिति में ये डेमोक्रेसी सिस्टम, ये संसद क्या मायने रखती है? तो वाला आप करो, धर्मेंद्र भी अपना चिंतन रख, फिर मैं वाला करके आज के इस निचोड़ पे पहुंचेंगे कि हम क्या करें। तो हमको करना चाहिए कि हमें कोई ऐसी कैबिनेट का मॉडल सोचा कि भाई हम ये कुछ भी नहीं हो रहा, जीत नहीं कुछ नहीं हो रहा, तो हम ही मंत्री प्रधानमंत्री बने, जो नीतियों का विषय हमारे पास में ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी है, हम उसको स्प्रेड तो करें। लोग 10 जुड़े 20 जुड़े वो अलग आगे हाईलाइट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के मार्फत लाख लोग पहुंच सकते हैं। पलाल जी। थैंक यू मान रेड्डी और सभी को। देखिए क्या है कि लोकतंत्र तो एक कोई समस्या का समाधान नहीं होता। ने इसको ये मान लिया कि विकास की समस्या, राजनीति की समस्या हो या विवाद हो, उसको आप लोकतंत्र के रूप में सोल्व कर लो या समाधान कर लो। लोकतंत्र एक प्रविधि है, मेथड है। अगर आप उस तरीके से करोगे तो सॉल्यूशन भी हो जाएगा। अब जब हम आज के समय में देखते हैं तो आज के समय में इकोनॉमी, पैसा, इनकम, जो सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी, ये मैटर करती है। अब हो क्या रहा है कि जैसे आपने ब्लॉकचेन की बात की, तो अभी है कि देश में 3 क्लास है, 3 क्लासेज है। एक है उत्पादक क्लास, प्रोडक्शन क्लास, दूसरी है कंजप्शन क्लास जो उपभोक्ता है, तीसरी है एक तरीके से मार्केटिंग क्लास कह सकते हैं, जो चेन बनाते हैं, सप्लाई करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, डिलीवरी करते हैं, ये सब। अब इन तीनों क्लासेज में इम्बैलेंस हो गया है, असंतुलन। उत्पादक कम हो गए हैं, उपभोक्ता ज्यादा है, क्योंकि वो जो तीसरी क्लास है मार्केट क्लास, वो भी उपभोक्ता ही है, क्योंकि वो उत्पाद नहीं करती है, वो उत्पाद को एक माध्यम देती है। अब जब आज के समय में लोकतंत्र को देखते हैं तो लोकतंत्र में जो मनी, मशीन और आपके पास से मटेरियल है, मतलब मैन पावर, तो आप लोकतंत्र को चाहे जैसे बना सकते हो, चाहे जैसे उपयोग में ले सकते हो। तो हो यही रहा है कि लोकतंत्र जो जनता की ओपिनियन पर चलना चाहिए, यही लोकतंत्र का एक तरीके से जिस्ट होता है। लोकतंत्र की आत्मा जनता की राय ही कहलाती है, लेकिन अब आत्मा को बदल दिया है, और इस आत्मा में जो जनता की राय है उसको आप बना भी सकते हो, आप आर्टिफिशियल भी बना सकते हो राय, मशीन के रूप में, मनी के रूप में, और मीडिया जो मेन पावर में मानता हूँ, इनके माध्यम से। तो जब लोकतंत्र की आत्मा ही बदल गई है, जिसको पब्लिक ओपिनियन की बजाय अब मशीन है, मनी है और मीडिया, ये 3 की ओपिनियन ही लोकतंत्र की आत्मा हो गई। तो अब लोकतंत्र उसी दिशा में जाएगा जिधर बहुमत होगा। तो गांव में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कानून को बहुमत खा गया। ये सही बात है कि कानून जो है, मतलब संविधान, उसको कौन खराब कर रहा है? मेजोरिटी खराब कर रही है, बहुमत। वो बहुमत चाहे संसद में रूलिंग पार्टी का हो, चाहे वो न्यायालय में जजों का कॉलेजियम सिस्टम के रूप में हो, या जो भी मीडिया में भी
उन्हीं कॉरपोरेट स्पॉन्सर लोगों का बहुमत हो, और अर्थव्यवस्था में भी जो आर्थिक संसाधन है वो भी कुछ ही लोगों के हाथों में है, वो भी एक बहुमत मैं मानता हूँ। तो ये मेजोरिटी का जो है, ये मेजोरिटी पब्लिक ओपिनियन के रूप में नहीं मिल रही है। यही आज के लोकतंत्र भारत में सबसे बड़ी समस्या मीडिया और मनी के माध्यम से मिल रही है। जैसे रूपचंद जी कह रहे थे, आप भी पहले कह रहे थे कि जो जनप्रतिनिधि है, अब जनप्रतिनिधि चाहे वो सरपंच हो चाहे सांसद हो, ये सभी जनप्रतिनिधि पैसों के बल पर ही जीत के आते हैं 90%। तो कुछ एक 10% होंगे जो कुछ अलग तरीके से जीत जाते हैं, या जिनको हम कह सकते हैं पब्लिक ओपिनियन उनको मिलती है। बाकी ये सब और तो 90% तो ऐसे ही जीत रहे हैं। अब जो पैसों से ऐसा ही उनका सेवा हो गई लोकतंत्र के नाम पर, वो क्या करेंगे? पद लेके, प्रतिनिधि बन के फिर वो करेंगे क्या? वो उसी पैसे को ही वसूलेंगे। तो यही इस लोकतंत्र में हो रहा है कि पैसे के दम पे लोकतंत्र को बहुमत चलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और ऐसा कौन सा संविधान का आर्टिकल मेरे को नजर नहीं आ रहा है जिसका उल्लंघन नहीं किया है, आर्टिकल का वायलेशन किया है बहुमत के नाम पर। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल लास्ट तक 395 तक उल्लंघन हुआ है, मैं गिना सकता हूँ। अब आखिरी मेरा पॉइंट ये आता है कि होता क्या है इस देश में कि जो अर्थव्यवस्था है वो ही लोकतंत्र की अच्छाई की भी प्रतीक होती है। समाज का भी, भाई स्वस्थ समाज है, स्वस्थ लोकतंत्र है, वो है अर्थव्यवस्था। भविष्य देश का कैसा होगा वो भी अर्थव्यवस्था है। आज हमारी इकोनॉमी ऐसी है कि जिसमें एग्रीकल्चर को अब एक गिनने लायक स्थिति बची नहीं है। खेती, गांव की इकोनॉमी और एग्रीकल्चर जो भी कहे वो अब गिनने की स्थिति में नहीं है कि गिना जाए कि यहाँ इकोनॉमी चला रही है, इकोनॉमी बन रही है। तो अभी भी चाहे, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि देश के इकोनॉमी के जो डिसीजन निर्णय लिए जाते हैं वो दरअसल गांव और एग्रीकल्चर के आधार पर नहीं लिए जाते हैं। जो सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व है उसके आधार पर नहीं लिए जाते हैं। यहाँ डिसीजन, आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं जो पैसा का फंड करता है लोकतंत्र में, इलेक्शन में रूलिंग पार्टीज या पॉलिटिकल पार्टीज को, जो मशीन और मीडिया को नियंत्रण करते हैं, उनके अनुसार वो निर्णय ले रहे हैं देश की इकोनॉमी के। तो इसलिए हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? अब आपने कहा कि क्या करें, हम सोसाइटी बनाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, एनजीओ बनाए, सिविल सोसाइटी बनाए। देखिए, सिविल सोसाइटी हो या एनजीओ हो, जो भी हम डेमोक्रेटिक मंच बनाए, वो 3 चीजें बहुत जरूरी होती है। एक तो वो उस समुदाय या सोसाइटी को स्वीकार्य हो, कहने का मतलब है कि 100 में से 90 लोग उसको स्वीकार करें, उससे जुड़े, तब तो वो एक बनेगी। तीसरा यह है कि सरकार भी या राज्य भी है वो भी कानून का पालन करे। अब होता क्या है कि राज्य या सरकार एनजीओ या सिविल सोसाइटी जैसे संगठनों को काम ही नहीं करने देती है। कई प्रकार की धाराएं, कई प्रकार के प्रतिबंध कानून लगा दिए जाते हैं। क्या कर सकते हैं एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन? न तो उनको फॉरेन से फंडिंग लेने दी जाती है, और भी कई सारी बाधाएं हैं। तीसरा ये है कि ये है कि एनजीओ सिविल सोसाइटी है वो लोकतंत्र में जो चुनाव है, चुनाव को नियंत्रित करेगी या एक कंस्ट्रक्टिव रोल करे सिविल सोसाइटी, एनजीओ या जो भी हम बनाते हैं, तभी कोई फायदा है इस सिविल सोसाइटी या पैरेलल हम जो डेमोक्रेसी में संगठन बनाते हैं। यहाँ तक कि राजनीतिक दल भी पैरेलल ही कहलाते हैं, वो कोई संवैधानिक पार्ट नहीं है राजनीतिक दल। उसी तरीके से सिविल सोसाइटी, एनजीओ भी है, वो भी एक तरीके से राजनीतिक दल ही है, खाली वो राजनीति नहीं करते हैं।
तो ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए हैं ये होना बहुत जरूरी है। और मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप कुकी कम्युनिटी है, चाहे नागा कम्युनिटी है, चाहे मिजो है, खासी है, गारो है, जो भी कम्युनिटी आप लीजिए, वहाँ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो इसलिए है कि पूरी कम्युनिटी उसको मानती है, पूरी कम्युनिटी उससे जुड़ती है, और इसलिए वो इफेक्टिव है। और वो इलेक्शन में ज्यादा काम करती है, इलेक्शन को रेगुलेट करती है, पैरेलल कमीशन, इलेक्शन कमीशन की तरह काम करती है मशीनरी। तभी वहां पर राजनीतिक दल है वो कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हो सकते हैं, कम्युनिटी की भावना, कम्युनिटी के ओपिनियन के खिलाफ या सिविल सोसाइटी की ओपिनियन के खिलाफ वहाँ के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हो नहीं सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव पर नियंत्रण है कम्युनिटी की, फोरम का या सिविल सोसाइटी का, जो हमारी तरफ है नहीं, रेस्ट ऑफ इंडिया में हम देख रहे हैं। तो फिलहाल तो मेरे यही विचार है। अब आप निराशावादी लगे, आशावादी लगे, लेकिन रियलिटी में ही नहीं, हमको बिल्कुल जीना है आपकी इसको। बात दुरुस्त है जवाहरलाल, लेकिन मैं इसमें एक धर्मेंद्र जी आपको बात वही पूछूंगा कि अर्थतंत्र में और कॉर्पोरेट, ये बात तो दुनिया के लेवल के डेमोक्रेसी के अंदर सारा सिस्टम हो रहा है, लेकिन धर्म है, इसको भी आप थोड़ा सा टच करो। भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, यहाँ एक धार्मिक उन्माद, सिस्टम, वोट, प्रतंत्र, जो संसद में आम जन के अंदर ये धर्म भी है, आम जन तो जितने भी धर्म उपलब्ध हैं, चाहे बहुमत में कैसे भी हो, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में वो इनकी जा रही हो, कैसे कर रही हो, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा यही बताए इन्होंने भाई एक उत्पादक होगा, ये होगा, एक ह्यूमन सोसाइटी के उन्माद, ह्यूमन सोसाइटी के अपने तरीके, ह्यूमन सोसाइटी मेथड, हल्ले, वो सारे कुछ इस धर्म के मामले वर्ल्ड लेवल का मॉडल है। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं कहीं यहूदी अपने हिसाब से कुछ कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं। ये भी एक आम जन की प्रॉब्लम, आम जन की आवाज का मतलब तो ये होना चाहिए कि हम कौन जो संसद तक पहुंचे, हम अपने डेमोक्रेसी को जिंदा रखें, कि धर्म को कर दिया, मिल आउट कर दी गई, इसके साथ अटैच कर दिया गया, तो बहुत कुछ अलग खड़ा हो। तो थोड़ा सा टच करते हुए आप जो है वो लें, क्योंकि कुछ लोग जुड़े हैं, तो मैं थोड़ा सा परिचय ले दूं। एक जुड़े पर आप अपना परिचय में हैं, लेकिन थोड़ा बिजी, आप अपनी थोड़ा परिचय कि हम बात करें तो मजा भी आए। नमस्कार सभी। हाँ, माइक खुल गया आपका, अपनी बात को रखें। मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। थोड़ी आवाज थोड़ा तेज है। रेलवे में जॉब करता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और मेरे पास तो धर्मेंद्र जी आवाज आ रही है क्या? थोड़ा धीरे बोलने बहुत कम आ रही है। अभी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी बोल और बढ़ाएं सर। हाँ, थोड़ा बढ़। मैं एक्चुअली मुजफ्फरनगर बिल्कुल के पास पड़ता है हमारा गाँव, बालियान हूँ मैं, रेलवे में जॉब करता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। लिंक आपको किससे मिला? विदेश जी से मिला क्या? नहीं, साल से मिला। चलो ठीक, सोबर प्लेटफॉर्म के ऊपर कई बार नो एंट्री हो जाते हैं, तो हाँ धर्मेंद्र जी अपनी बात करो। अभी किसी ने जना नो एंट्री किया था, लेकिन मैं दोबारा ट्राई करा तो इसलिए मेरे पास 5-10 जब नहीं चाहे मीटिंग के अंदर, क्योंकि बात करें तो आना चाहिए बात का भी, सेक्टर का भी बात, चिंतन की बात होती है, थोड़ा सोच के बात करनी पड़ती है। धर्मेंद्र जी, इसमें सर आपने कहा कि ये राजनीति कुछ आपने ऐसा कहा था कि भाई हमको है, इसको राजनीति से अलग करना चाहिए,
क्योंकि ये समझ पाए इसको में है कि धर्म की कंडीशन में के हित में नहीं हो सकता। ये जो अपन समझ रहे हैं ना कि राजनीति मतलब प्राप्ति ये सिस्टम है। जैसे सुवालाल जी ने कहा था कि वो कुकी और कौन बताया, उनको उनका एक स्किल है, एक संगठन है या वो तो ये वो बात इतनी होती है कि बाद में मानने के लिए तो ये हमें पूरा भारत भावुक अगर वो हमें हमारी अच्छी नहीं हो जाए, नहीं हो, इसीलिए धर्म में बाबा दिया। नशे का मतलब ही यही होता है। कार्ल मार्क्स ने कहा धर्म और बात उतर जाते हैं, मगर ये नशा है आदमी का ही जाता है, उतरने का नहीं है। उसकी दृष्टि लगता दृष्टि को सत्ता के लिए धराना है, उस को हासिल करते हैं, फिर वो देख लीजिए आप, बिना से कोई भी सत्ता यदि आपके साथ सक्षम है, जो है बता दी मैं है ये बाकी यहूदी लोग जो हैं गाजा के अंदर हैं, से बात कर रहे हैं, स्थिति इतनी मतलब हमारी प्रजातंत्र ये सब हो गई, आम आदमी की आवाज ये तो ये गौण हो गया मामला, मत मारो काटो इनको यहाँ। ये मॉडल है, ह्यूमन सोच जा पा रहे हैं। 2 मिनट के लिए मैं रूपचंद जी को इंटरव्यू करूंगा। रूपचंद जी आप क्या कहना चाहेंगे, फिर आप वीरेश जी आप अपनी प्रतिक्रिया देना कि जैसे जम्मू कश्मीर को तो पीछे बहुत बड़ा अपना रख रहा है, बाहर दुनिया के लोगों के अंदर हम देख रहे हैं जिस तरीके से ट्रम्प गांठ के भी कर दो, तो ये सारे कुछ। हाँ चलो धर्मेंद्र जी आप कह दो, मैं इसमें समय समय पर हमारे जो महापुरुष थे, हालांकि सबसे बड़ी समस्या है तो हमारे महापुरुषों को और हमारे कल्चर को न तो पढ़ाया नहीं जाता, न हम कई कोर्स में, इसीलिए उन चीजों को हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में वो सामग्री है नहीं जिसको समझे। मगर बार बार अपने महापुरुषों ने मतलब हमें इन चीजों से उबारा भी है, नया सिस्टम लेके आए हैं, चाहे वो बिश्नोई धर्म हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे ये जसनाती संप्रदाय हो, अभी जैसे उधर वो बना है, देखो वो साउथ में बना ना कुछ 5 लोगों को लोकर, वो भी आप ही की कम्युनिटी है। तो बार बार हमारे महापुरुष आए, इस सिस्टम को समझा और नया सिस्टम डेवलप किया, और काफी लंबे समय तक हम इससे से बाहर भी रहे, जिससे कम्युनिटी को और आम आदमी को फायदा भी हुआ। ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ चलो रूपचंद जी आप टिप्पणी करोगे, अर्थतंत्र और धर्मतंत्र। धर्म मामले में जम्मू कश्मीर, वीरेश जी कहेंगे इनके वहाँ धर्मतंत्र का पूरा शासन है, हेलीकॉप्टर भी घूम रहे हैं, कावड़ भी चल रही है, मतलब कहाँ है हम? आम संसद को नहीं, ये नया ही कानून बना के बन गया, अपने कानून बना दिया। बताओगे दुकान का नाम जो है आप सामने, क्या करोगे दुकान के नाम से? तुम्हें एक दुकान लेनी है तो रूप एक मेरा इसमें ये है कि क्या जो इस व्यवस्था का अल्टरनेटिव वो अल्टरनेटिव बता दे पहले कि क्या क्या होता है। जैसे अपने संसद में आम जन की आवाज पहुंची नहीं पहुंची, ये धार्मिक लोगों कॉरिडोर बन गए, धार्मिक टूरिज्म बन गया, धार्मिक शिक्षा बन गया, ये वोट के तरीके बना दिए। अब धर्म के अंदर यही संसद आएगी, यही लोग चुने जाएंगे, धर्म के वोट में वो लोग लेने एक कॉर्पोरेट वाले चुने जा रहे हैं। सामने पहले ये वाली बात में बात करेंगे अगले राउंड में। पहले ये अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं जो हम ले सकते हैं, जिससे ये संसद, यही संसद जो है
हाँ ये चलो लोगों हाँ चलो उस पे आप टिप्पणी ले आओ, मैंने सवाल दाग दिया, लेकिन आप अपनी ओर से अपनी बात को कह दीजिए। हाँ फिर वीरेंद्र जी को लेके धर्म वाले मामले में इनके वहाँ तंत्र खड़ा है, उनको उसमें ले लेंगे। धर्म वाली बात पहले है कि अगर ये क्राइटेरिया बनाया जाए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में कि मिनिमम 70% पोलिंग होने के बाद इलेक्शन जायज मानी जाएगी, ये तो हम कह सकते हैं। एक, जीतने वाले को 51% मस्ट है। दो, अगर नहीं जीतता तो दोबारा कैंडिडेट खड़े जाए, दोबारा जो टॉप आते हैं उनमें 2 में कंटेस्ट करवाओ। तीसरी बात कि जितनी पार्टियां वो अपना, कि जैसे कि अगर टिकटें ऊपर से आती है ना, तो अगर कहीं एक कांस्टेंस में 3 उम्मीदवार है एक पार्टी है, तो उनकी आपस में वो स्पॉन्सरशिप हो जाएगी। बीजेपी के 3 कैंडिडेट में कौन सा ज्यादा पॉपुलर है, कांग्रेस के 4 में से कौन सा ज्यादा पॉपुलर है, आपके 2 में से कौन सा ज्यादा पॉपुलर है, उससे लोगों को एक चीज के अंदर ही उनको सिलेक्शन करने का टाइम मिलेगा। लोगों की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और एक पार्टी में ही 2 डिफरेंस नजर आएंगे उनकी। तीसरी बात कि जो पार्टियों की फंडिंग है, जब इलेक्शन की जो खर्चा है वो गवर्नमेंट फंडिंग से चलाए, और जितना भी डोनेशन पार्टियों को आता है, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड से आया हो, या वो इलेक्टोरल ट्रस्ट से आता हो, या बाहर से चंदा आता हो, वो सारा इलेक्शन कमीशन के पास आए। इलेक्शन कमीशन पर खर्चा करें कॉमनली तौर पर, पार्टी को चंदा जाना नहीं चाहिए। तीसरी बात नेक्स्ट कि पार्टी का फंडिंग की पूरा ऑडिट होना चाहिए, जैसे कि सीएजी ऑडिट करता है, दूसरे ऑडिट करते हैं, पार्टी भी अपना अकाउंट ऑडिट कराए, पब्लिक के सामने पेश करोगे हमारे पास इतना पैसा है, ये हमारे एसेट्स हैं, ये हमारे पास है, और जहां जहां से हमारे पास पैसे है। आपका पैसा इधर उधर पकड़ा जाए तो आपके पीछे ईडी पड़ जाती है, सीबीआई पड़ जाती है, इनकम टैक्स आ जाता है, इनके पीछे कोई भी नहीं। और एक मेन बात और जो मीडिया के कंटेक्स्ट से है कि इंडिया में ऑफ द शोर कंपेनिंग में टोटल बैन होना चाहिए। कि जैसे अपने दोस्त फूल जी हैं और हनुमान जी कैंडिडेट फ्रांस से आपकी कंपेन कर सकते हैं, ऐसे ही ये पॉलिटिकल पार्टियों की जो टैक्स हेवन है वहां से प्रचार होता है इनके लिए हजारों, और इतने मतलब कि वो हेट वाली स्पीचें देते हैं कि ना उन पर केस चलता ना कुछ। और वर्ल्ड में 2 ही कंट्री जिन्होंने बैन कर रखा है कि यूके की इलेक्शन में कोई ऑफशोर कंपेन नहीं होगा, कनाडा की इलेक्शन में कोई ऑफशोर कंपेन नहीं होगा। अभी इजराइल की एक कंपनी ने माना है कि हमने दुनिया के 33 इलेक्शन करवाए हैं और जिसमें 32 का रिजल्ट हमारे मुताबिक आया है। इसका मतलब ये है कि हम ऑफशोर कंपनी को, ये पब्लिक को कहना चाहिए ना, क्यों नहीं कहे पब्लिक ऑफशोर कंपनी टैक्स हेवन वाले क्यों कंपेन करते हैं बीजेपी कांग्रेस के लिए या आपके लिए, अमेरिका वाले क्यों कंपेन करें, जो जहां के वो करेंगे कंपेन। अगली बात नहीं रूपचंद जी, वैकल्पिक व्यवस्था मैंने अपने लेवल पे सोची है। ये आप जो कुछ है, या तो रिप्रेजेंटेटिव में चेंजेस करें, संविधान में चेंजेस करें, वो हमारे बस में नहीं। सिर्फ हैं वो कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं। एक मिनट जो आपने पहले बात कही वो लाभ बनाने वाला कि जो लोग चाहते हैं लाभ वही बनता है। मैं उस बात किया बात मैंने उस बात ये सुझाव बहुत कुछ आ चुके हैं, कई लोगों ने बहुत सारे इस पे कह दिया। अब चुनाव आयोग ने का नाम है, आयोग पहुंच गया एक तरफ, तो ये कहानी है। एक चुनाव आयोग जो करने का तो ये भ्रष्टाचार, दूसरे ये सारे मुद्दे, लेकिन क्या हमारे पास में ये एक आर्थिक तंत्र सवाल ने धर्मेंद्र बताई, इनके विकल्प हमको ऐसी मुहिम, ऐसा कोई ऐसी कोई मुद्दों पर हो जाए या किसी तरीके से कोई ऐसी हम सोचते हो कि हो सकता हो। आगे इसमें हो सकता है, उसमें पहली शर्त यही है, फिर वही बात आ जाएगी अमेंडमेंट वाली कि जिसने संविधान की कसम उठाई हुई है वो कोई भी पब्लिक डिमांस्ट्रेशन में रिलीज में नहीं होगा। जैसे अपने प्रधानमंत्री का
लाइव टेलीकास्ट आता है केदारनाथ में अंतर ध्यान करते हुए, लाइव टेलीकास्ट आता है राग टेम्पल विवेकानंद में ये तो नहीं मानने वाले, आपने पहले पहले उद्बोधन में कह दिया ये हमारे काम नहीं करेंगे, जीरो है, ये हमारे ये कुछ नहीं करते। मैंने एक शेडो कैबिनेट की बात कही, इसी तरह से क्या एक ऐसा खड़ा करे पैरेलल ढांचा। जयसवाल जी ने एक बात जरूर कही कि भाई 90% लोग बात को करते हो, उस बात को तो कम से कम कर लो, तो एक हो जाओगे यार, ये बात तो नहीं होनी चाहिए। क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग 90% से माइंडसेट के लोग एक जगह हो सकते हैं जो इस बात को विरोध करें? क्योंकि पूरी तरफ आंधी चलती है, संसद में, दूसरी तरफ कहीं भी ऐसी जगह नहीं ना हम अपनी बात को कर सकें। अब छुप छुप के कहने वाली बात करें, एक आदमी आता है उसको देखते हैं, जांचते हैं क्या माइंड क्या होते, तो मतलब परिस्थिति यहाँ पहुंचती है। अब इस मामले के अंदर बहुत लोग अंदर ही हैं, उनको हम कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं, एक जगह नहीं ला पा रहे हैं। जैसे मैंने अपना इमोशन बोल नहीं बात हो, मैंने कहा यार ऐसा है, हम सामाजिक शेयर गाँव में दे दें, 4 पिला दें, गाँवों को व्यवस्थित कर दें, किसान खाए पिए और अपना सुधार और सदविचार के तौर जीवन करें, गवर्नमेंट चले चलने वाली चले, हम प्रकृति की गोद में अपना जीवन को इशारा करूं एक या इनसे लड़े कौन? ये तो मतलब बिल्कुल कुत्ता फंसी वाली बात है। इनका जो ढांचा है ना, वो इन जगह को मरोड़ कर अपने अर्थ संविधान लाइनों को बदलने की कर दी, मतलब कोई ऐसा जगह बच ही नहीं रही है, क्योंकि पूरा चाबी इनके हाथ में दे दी, कानून इनको दे दिया, तो वही ऑनस्टीन की लगा, कानून बनाएंगे, पालन करें, कानून के अंदर धर्म के कानून बन गए। आप इनको बोल पाओ, सरकारी व्यवस्था हो गई, कानून है ना, ये हुआ ना, ये पूरा तंत्र खड़ा है, पुलिस इस मामले के लिए खड़ी है, सारी कुछ व्यवस्था खड़ी है, तो कानून बनाने वाले लोगों ने तो एक उधर भी मोड़ दिया अपना, वो भी दुकान चला ली, इधर जनता जाए भाड़ में, कुछ भी नहीं सोचना करना इनको, कोई दिमागी खर्च नहीं करना इनको। तो ये कई ऐसी कोई दिमाग में कोई आप सोचते हो कि साहब कैसे कोई जन जागरण करें, किस तरह से करें, किसान बेचारे एक जगह बैठे, किसानों की बात को वो पीटे भागे वहां से सड़क छोड़ के, सड़कों की कोई वैकल्पिक मॉडल था वो भी नहीं, हमारा फेल कर दिया। सोशल मीडिया एक बसरा जिसपे आप करते रहो छोटा मोटा जो भी बात कहते रहो, तो जो कुछ भी ढांचा खड़ा है ना आज की तारीख में, उसमें कोई आप जानते हो साहब ये एक ऐसी है जिसके अंदर हम लगाएं यदि प्रकाश की किरण तो हो सकता है, तो कोई थोड़ा सा इस रास्ते से बढ़े, ऐसा कोई माइंडसेट में कोई बात आती हो, तो वो जैसे मैंने बताया ना कि बाहर की कंपनी ने माइंडसेट लगाया कि भारत के लोग क्या सोचते हैं, तो ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया साहब, ट्रेंड चला साहब, ट्रेंड की ये गणना की ना इन्होंने, तो हमने गणना ही नहीं की, हमारे पास ऐसा विकल्प था नहीं, हमने क्या जोड़, इनके विकल्प हैं, इनके सर्विलेंस है, ये देखते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, धार्मिक लेवल किधर सोचते हैं, इनको क्यों, इनको वोटों की चिक्कर है, हमें देश से चिंता है, इनको वोटों की चिंता है। अब इस स्थिति पे हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, हम जो सोच कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि यार मेरे बच्चे खुशहाल रहे, बायोडाइवर्सिटी बचे, एनवायरमेंट बचे, पृथ्वी बचे, इसमें छोटे छोटे लेवल पे बहुत काम कर रहे हैं लोग, लेकिन एक जगह पा रहे हैं। तो में तो कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में जैसे ये है ग्रुप बन गया, नागाओं का गया, उनका बन गया, कुकीर बन गया, वो लोग हैं, उनका एक है, एक शासन तंत्र है, पूरा का पूरा सिस्टम है उनका, वो चला रहे हैं। अब वो लिमिट है उनकी, कोई ऐसा उनके पास बजट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये दिशा जो है ना, धर्म दो लूट खसोट, भाई समझौते अंतरराष्ट्रीय होता है, राफेल खरीदने के अंदर साइन तो इनके होते हैं, अब पैसे आपके साइन के, हमने दिया सारा कुछ इनको हाथ आके जो पैसा दे दिया, लेकिन कोई तो, क्योंकि नई क्रांति खड़ी होने की कहानी हो गई, इतना अंधेरा हो गया कि उस घुस गए, उसके अंदर दिख ही नहीं रहा, कोई किरण नहीं दिख रही है, ऐसी स्थिति है नहीं। अच्छा ये कोई, हम ये नहीं कहते कि इन्होंने किया हो, थोड़ा 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 उन्होंने किया, इनमें कुछ ज्यादा किया, और बूस्टिंग डोज जो है इन्होंने प्राइवेटाइजेशन ला करके और इन्होंने पूरा का पूरा ढांचा खड़ा कर लिया, दे दिया। और इनका जैसे अब ये कह रहे हैं कि भाई आरएसएस की थीम है
पंच ऑफ में ये है कि भाई कुछ लोगों को दे दो, ये काम करते रहे, फिर सत्ता होती है 95% पब्लिक। जो 3 विकल्प बताए थे, कुछ उत्पादक होंगे, कुछ बीच में माल इधर उधर ट्रांसपोर्ट, कुछ कंज्यूम करेंगे। दुनिया भी यही देखती है, हम भी कह रहा भाई कंज्यूम करो, मेरे उत्पादक हो गया। अब इन सारी परिस्थितियों के अंदर कहीं भी हम तो हमारे बच्चों के लिए क्या कर पा रहे हैं? फ्यूचर वेती बात नहीं है वर्तमान का, तो ये सारा सिस्टम कोलैप्स है, सब ये मानने को तैयार नहीं है ये लोग। ये तो अपनी तनख्वाह खुद बढ़ा रहे हैं ना। आप यहाँ पे तो देखो ना, आप 8वां वेतन आयोग नहीं आ पा रहा, कितना लटका पड़ा, और खुद की तनख्वाह तालियां फटफटा के कर लेते हैं। और कितनी तनख्वाह, यूं नहीं, जितनी बार जीते उतनी तनख्वाह दुनिया में नहीं, मेरे ख्याल से भारत में जैसा है। एक आदमी को 8 पेंशन मिल रही है, वहां जीता वहां मिल रही, वहां जीता वहां मिल रही। कुछ लोग में पंजाब वालों ने कहा हम एक ही उठाएंगे, 2 कोई और कर, इनको कहने वाला कौन है? कुछ नहीं, मालिक है ये इसके, कॉमन है, कानून बनाते हैं, आपके विरुद्ध बनाए। हम सड़कों पे जाए, डंडे खा के घर बैठ लेते हैं, हो जाती मुद्दे में हो जाते हैं, हम कहीं सर्विलेंस में आ जाते हैं। स्थिति बहुत क्रूशियल है, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। सवाल बहुत बड़ा ये है, अब इसको कैसे करें, किस तरीके से जाए? चलो वीरेश जी, आप बोलिए। आपके वहां पे धार्मिक उन्माद खबर ये भी चल रही है, ये भी कानून का दायरा है, चल रही क्या मुद्दे कैसे हैं, क्या सोचते हैं आप, आपके बच्चों के भविष्य को कैसे? जी नमस्कार सभी को, अच्छी डिबेट। देखो हमारे यहाँ तो जैसे क्रिकेट की पिच नहीं बना दी जाती, एक धर्म की पिच बना दी, और योगी जी जो है उसके वो बन गए मॉनिटर पूरे के। कोई कुछ भी कहे, किसी के मुंह से कोई भी बात निकले, उसको जबरदस्ती बैट पकड़ाया जाता है, बॉल फेंकी जाती है, उसको जो है मजबूर किया जाता है कि आओ और धर्म की पिच पे खेलो। और अखिलेश ने भाई शुरुआत की, इधर उधर की बातें उठाता है वो, उसको भी घेर लिया इन्होंने में अभी। भाई वहाँ ताजिए निकले, ताजिए की हाइट ज़्यादा होगी, उन्होंने कहा कि भला तो कोई भूत बात उसे नहीं मानते, इन पे लट बजाओ, योगी जी कहते हैं। तो उसमें जवाब दिया अखिलेश जी ने कि भाई ये अगला बूथ जो है वो बताओगा लात किसको लगनी किसको नहीं, कि बूथ जो है वही लात मारेगा आने वाले समय में। तो वहाँ भी घेर लिया। अखिलेश जी को कहने का मेरा आशा यही है कि हर बात का जवाब यहाँ तो धर्म से आ रहा है, और जो मुद्दे हैं हो रहे हैं। रही सही उम्मीद हमारी जो आप लेके चले, वो हमारी पंचायत राज पे उम्मीद थी कि पंचायतों के लिए हम शायद अपनी कुछ बातें सके चाहते हैं। अब की बात पंचायत जो है वो कर दिया, ये चुनावी अब उस पर लड़ेंगे राजनीतिक बैनर पे। पहले इंडिपेंडेंट लड़े जाते थे, कम से कम जो राजनीतिक चुनाव चिन्ह था वो इसमें नहीं था, लेकिन अब की बात सबने डिक्लेयर कर दिया कि हम भी अपने को लड़ेंगे। और उसकी जिम्मेदारी टैक्स अपना आगे, जो कि इनका चक्रव्यूह का एक बहुत बड़ा वो है, एक हथियार इनका टैक्स, उसके जरिए ये पूरे संसाधन जो है उस पर ही कब्जा करने का इनका प्लान है। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, जो चिंतनशील लोग हैं वो सब समझते हैं। और अभी आपने ही कहा कि हमारी मजबूरी होगी कि जब विजेंद्र सिंह हमारे इसमें आते हैं शामली वाले, तो हमें देखना पड़ता है कि विजेंद्र सिंह कहीं ऐसा तो नहीं भाई षड्यंत्रकारी आगे हों, यानी हम बात करते हुए डरने लगे हैं। खुल के बात जो हम कर लेते थे कभी, वो बात करने की हिम्मत हमारी अब नहीं रह गई है कि हम खुल के बात कर सकें। ये बहुत भयावह और दारुण स्थिति है। अब आपने कहा कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो इसका एक विकल्प हो सकता है, जनता की आवाज कैसे संसद में पहुंचे। आप याद करो कि 1970 तक, मैं आज सुबह ही देख रहा था, प्राइवेट बिल एक हमारा रास्ता होता है कि प्राइवेट बिल के जरिए हमारी बात जो हमारा सांसद है वो वहां पहुंचा सके और संसद में उस पर बहस हो सके और कोई बिल पास हो सके। मैंने अध्ययन किया कि नेहरू जी के जो कार्यकाल रहा सन 64 तक, वो खुद प्रधानमंत्री रहे, और 6 साल हम मानते हैं कि उनके रिज्यूम की छाया रही संसद के ऊपर, यानी 1970 हम मान के चलते हैं। 1970 तक 372 बिल जो है
वो संसद प्राइवेट रूप में आए, उनमें से 14 बिल जो है वो पास हुए। और आप देखोगे कि बहुत महत्वपूर्ण बिल पास हुए। उनमें एक तो है जो महिला को भागीदारी दी जाती है संपत्ति में, ये प्राइवेट बिल के जरिए पास हुआ। बाल विवाह के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित हुआ संसद में, वो शायद 1929 में आया संसद में, और 29 में या 39 में आया और वो पास हुआ। उसके जरिए बाल विवाह जो है ये कानून बना और बाल विवाह रोके गए। इसके अलावा आप देखते हैं कि ये वक्फ बिल जो है ये भी प्राइवेट बिल के जरिए है। मतलब टोटल 14 बिल पास हुए जो प्राइवेट बिल के जरिए हुए। और प्राइवेट बिल जो है जानते ही होंगे लोग कि 2 तरह के बिल होते हैं। एक तो ये कि जो मंत्री के द्वारा रखा जाए संसद में, और एक वो जो सांसद प्राइवेट रूप से रखता है। अभी 18वीं लोकसभा हमारी चल रही है। 18वीं लोकसभा में 64 बिल उस लोकसभा में और 49 बिल्स जो है वो राज्यसभा में आए, लेकिन इनमें से कोई पास नहीं हुआ। अभी भी मनीष तिवारी जो है उनका सांसद जो हमारे, उनका एक बिल आया हुआ है और उसके जरिए ये है कि भाई जो चेयरमैन जो ये मेयर्स हैं इनका चुनाव डायरेक्ट हो, और वो जो है उससे संबंधित कुछ है जनप्रतिनिधित्व से, तो वो जो है वो भी उम्मीद नहीं है कि पास होगा। कहने का आशय मेरा ये है कि एक रास्ता वो था वो भी इन्होंने बंद कर दिया। 70 के बाद कोई भी प्राइवेट बिल संसद में पास नहीं हुआ है, जबकि सैकड़ों बिल इस बीच में आए होंगे, लेकिन सुनवाई नहीं है। यानी जो हमारी संसद है वो हमारे लिए नहीं रहती है, बल्कि सत्ता को कैसे बरकरार रखा जाए, केवल इसका रास्ता, इसके बारे में कानून पास करने का एक तरीका बचा है संसद इस समय कि हमारी पार्टी की सत्ता कैसे बरकरार रहे, उससे संबंधित बिल जितने पास हो सकते हैं। और आज तो हम देखते हैं कि धार्मिक बिल लगातार एक के एक पास हो रहे हैं। जो विकास है वो केवल धार्मिक और वो भी एक धर्म विशेष के स्थानों का जो है वो जीर्णोद्धार हो रहा है, उसमें अंधाधुंध पैसा खर्च हो रहा है। भारतवर्ष के जो टैक्स पेयर है उनका पैसा लग रहा है। कहने को अगर कोई बात आती है तो ये कहते हैं कि हम टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं। मथुरा में आप देख ही रहे हैं जो हो रहा है, जो भी बनारस में हुआ वो देख लिया, अयोध्या में जो हुआ वो देख लिया, इसकी आड़ में कितना पैसा जा रहा है वो सब देखने की बात है। जो जनहित के कार्य हैं वो एक तरफ चले गए, उनका कोई मायने नहीं रह गया। आप देखो अभी हमारे यहाँ एक पारित हुआ है, यानी पूरे सावन मास जो है अयोध्या वाला हाईवे ये काम नहीं करेगा, ये नहीं चलेगा, इस पर कोई ट्रैफिक नहीं चलेगा। 200 किलोमीटर के चक्कर काट करके लोग अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, अपना निजी खर्चा करेंगे, सरकार कोई सुविधा नहीं देगी, आमजन उससे परेशान होगा, किसी को सुविधा नहीं मिलेगी, किसी का आदमी अस्पताल नहीं पहुंच पाएगा, स्कूल बंद रहेंगे, स्कूल तक नहीं जा पाएंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था जो है इस समय रही है। ये मजबूरी हमारी है, स्कूल बंद हो रहे हैं और जो धार्मिक कार्य हैं उन पे पैसा खर्चा किया जा रहा है, इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और नारेबाजी इनकी देखें। डेली में तो समाचार लिखता हूँ अखबार के लिए, इतना पढ़ा चढ़ा के भाई गाँव में अब हरित बनेंगे, वहाँ प्लांटेशन किया जाएगा। अरे इन्होंने 50 करोड़ या 1 अरब कितने पेड़ लगाए होंगे, और क्या उसकी कोई अकाउंटेंसी है, कोई अकाउंटेबिलिटी है उसकी, कितने पेड़ लगे कितने बचे? जो पुराने पेड़ हैं जो वास्तव में ऑक्सीजन देते हैं वो सब उनकी कटाई चल रही है। आप देख रहे होंगे गुजरात में अंधाधुंध कटान हुआ, जो हाईवे बनते हैं इनके कारण से कितने पेड़ कट जाते हैं हर साल। तो कहने की बात और दिखाने की और। हनुमान जी मेरा तो ये कहना है जो UN डिक्लेरेशन है उसके 28 चैप्टर उन पर काम किया जाए, और अगर कोई रास्ता हो तो उसको लेके जो काउंसिल है हमारी UN की जो परिषद है वहाँ पे अगर किसी कोर्ट में कोई सुनवाई हो सकती हो तो वहाँ की जाए, और इनका जो एजेंडा है उस पर अगर कोई चैलेंज किया जा सकता है चलो उसके जरिए तो अब अपने पास में टाइम थोड़ा सीमित है, अच्छे सुझाव आपने। यदि आप बात रखना चाहें तो रख सकते हैं, बाकी नहीं हो तो शिवालाल जी और फिर समाप्त करा रूप से। विजेंद्र जी कोई आपकी बात हो तो कह दें। मैंने ये बात इसलिए धर्म की तरफ डाइवर्ट की कि संसद का करीब 70% समय धार्मिक डायरेक्शन में खर्च होता है। ये मैं पिछले 10 साल की संसद के इस प्रोग्राम में बताता हूँ।
घूम फिर के वहीं अटक जाती है। ये वो जनहित के मुद्दे लिमिटेड हैं। जनहित का मतलब होता है प्राइवेट नहीं, अब ये जो कंपनी है इनके बिल जरूर आते हैं, बाकी सारे बिल इस कोर्ट की ने ध्रुवीकरण की राजनीति और इसी लाइन ऑफ एक्शन पे सारा काम चलता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे बच्चों का भविष्य तो है वो सुरक्षित नहीं है। कि माइंडसेट यदि यही रहेगा तो बहुत कुछ अलग थलग ये पड़ेगा। तो विजेंद्र जी कोई बात आप रख सकते हैं? अपना आप माइक लोगों की खोलिए। बातों से मैं भी सहमत हूँ। जो ये आप लोगों ने जो मुद्दे उठाए, ये बहुत ही अच्छे मुद्दे चलो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुवालाल जी, अब आप अपना रामनारायण जी बच रहे हैं, रामनारायण जी कोई बात आप रखना चाहें तो रखें, बाकी क्योंकि हमारे पास 10 मिनट और है, 2-2 4-4 मिनट में कोई बचा है तो 1 मिनट में लेकर के रामनारायण जी कोई बात आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। जी सर, चलने दो, थोड़ा एक काम में बिजी हूँ, मैं सुन जरूर रहा हूँ, लेकिन ठीक है। हाँ आपकी ठीक है। शुक्रिया। हाँ नवीन भाई, तेरे कोई बात हो तो रख दे, लेट जुड़े थे आप तो कोई बात हो तो बात दो। और सुंदर जी आप कहना चाहें तो 1 मिनट में कोई बात कह दें, फिर मैं सवाल जी और रूपन जी से को सेशन को समाप्त। आखिर संसद आम जन की आवाज के किसको मान करके आवाज उठ, वहां कुछ आवाज उठी है और हमने निचोड़ के तौर पे भी ले लिया। तो बात हो तो हाँ बोल दीजिए। नहीं सर, सुवालाल जी मैं सुन नहीं रहा हूँ। चलो ठीक है सुवालाल जी, अब इस पूरे आप कैसे नापते हैं? मैंने धर्म की पेच लगा थी और धर्मेंद्र जी कोई का भी इनपुट हो तो भी 1 मिनट के लिए आप दे सकते हैं, बाकी सुवालाल जी को। हाँ भाई नवीन, आपने हैंड या बोल दो। ये पुटअप हो गया वैसे ही। अच्छा ठीक। हाँ कोई धर्मेंद्र जी आपके माइंड में कोई 1 मिनट के लिए कोई बात हो तो आप अपनी बात को रख दें। नहीं सर, ठीक है, हम मैंने जैसे दिया कि अंधेरी गुफा में हम हैं, संसद एक अंधेरी गुफा है, वहां मैक्सिमम डिस्कशन आप भी सुनोगे तो इसी डायरेक्शन पे ज्यादा होगा, जनहित के मुद्दे का, और फालतू की बात ज्यादा और बड़ा हुआ है तंत्र जो है अलग ही तरीके से। सुवालाल जी। देखिए ऐसा है कि आपने कहा है लोकतंत्र या संसद अंधेरी गुफा है। देखिए ये अंधेरी गुफा है और वो इसलिए अंधेरी गुफा हो गई है क्योंकि इसमें जनहित के मुद्दे तो होते नहीं है। जनहित के मुद्दों से तो उजाला होता, अंधेरी गुफा होती नहीं। तो मकसद ये हो गया है कि जनहित के मुद्दों को आप मीडिया, मनी और जिस तरीके से और भी साधन उनके द्वारा आप धार्मिकरण कर दो, तो होता क्या है, जनहित के मुद्दों को एक तरीके से धार्मिक आवरण दे दिया गया है। और दूसरा है कि जनहित के मुद्दों को परे कॉरपोरेट के जो मुद्दे हैं, जो कंपनियों के मुद्दे हैं, उनको प्राथमिकता है। तो अब हो क्या रहा है कि धर्म है वो आगे क्यों है? देखिए ऐसा है कि धर्म और राजनीति आज के समय में पति पत्नी का रिश्ता हो गया है कि धर्म पति है और राजनीति पत्नी बन गई है। और होता है कि बस यही है, दो हम और हमारे दो, मतलब कि धर्म के रूप में अगर हम ये कहे कि पति और पत्नी, राजनीति और धर्म, और उनके दो मतलब यही है परिवार। तो इस देश में जनहित जनता है वो कोई परिवार नहीं है। कहने के लिए कह सकते हैं हम दो और हमारे दो के मुखिया जो है या राजनीति है जो, वो कह सकती है कि भाई जन परिवार है मेरा। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि जनहित के मुद्दों का धार्मिकरण किया जा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि पहले तो जनता को आप आर्थिक रूप से कमजोर करिए, और आर्थिक रूप से कमजोर करने का यही तरीका पिछले 10-11 साल से चल रहा है कि गांव के विकास, गांव की इकोनॉमी
और एग्रीकल्चर को आप कमजोर करो, बेरोजगारी बढ़ाओ, जो इनकम आय है वो कम रखो, महंगाई बढ़ा दो, सेविंग खत्म कर दो, तो इससे क्या होगा कि जनता कमजोर हो जाएगी। और कमजोर जनता के लिए एक ही एक तरीके से वो बन जाता है सहारा धर्म का। तो धर्म का इसलिए ज्यादा प्रचलन हो रहा है भारत में, क्योंकि जनता इतनी असहाय हो चुकी है, इतनी एक तरीके से आर्थिक रूप से टूट गई है। अब उनको धर्म से ही कोई सहारा मिल रहा है, क्योंकि धर्म एक तरीके से मुफ्त में माना जाता है। और आज के समय तो सरकार जो है वो स्पॉन्सर करती है, या सरकार के सहयोगी जो होते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं धार्मिक गतिविधियों को। वो कम से कम जितने दिन उसे तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें आज जो धर्म एक पति बन गया है, राजनीति पत्नी बन गई है, ये इसलिए हो रहा है कि जनहित है, जो परिवार है हम ये मानते हैं वो गायब है। और इससे जनहित को आर्थिक रूप से कमजोर करके और इस तरीके से जो लोकतंत्र है उसका एक तरीके से धर्म और राजनीति में हम देख रहे हैं। और इसकी शुरुआत आजादी के समय में महात्मा गांधी ने की थी। उन्होंने ही धर्म को राजनीति से जोड़ा था। और आज जो हो रहा है वो है कि आज राजनीति को धर्म के अधीन कर दिया है। भले ही गांधी ने कोशिश की थी पति पत्नी मतलब धर्म और राजनीति बराबर के रहे, लेकिन आज के समय में एक तरीके से राजनीति पूरी तरीके से धर्म के अधीन हो गई है। मतलब कि पत्नी और पति बराबर के न रह के अभी दोनों में एक धर्म है वो बड़ा हो गया। और ये हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर रोशन जी आप 3-4 में अपनी बात को समअप करिए। मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि नेचर ह्यूमन सेंट्री का बहुत बड़ा ग्रुप है, आप नेशनली काम करते हैं, इसी जैसे पत्रकार भी जुड़े हैं और सुवालाल जी जैसे चिंतक और धर्मेंद्र जी जैसे कार्यकर्ता और कार्यक्रम संचालन के लिए हमारे साथ अटैच हैं। इसकी कोई रूपरेखा भी बने और संसद जो है अखाड़ा बनेगा, ये मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा क्या क्या हुआ संसद में। मैक्सिमम यही होता है। और ये दिशा बदल गई तो मैंने इस टॉपिक को लाना जनहित से कैसे हम आ गए। रूपचंद जी इसमें सिर्फ एक बात जो कहने वाली है कि लोगों की जो माइंडसेट है वो पुराने माइंडसेट से निकल के लोगों को नए माइंडसेट में डाला जाए, जहां लोग अपने आप को ये महसूस करें कि हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के मालिक हैं। हम इस देश के किराएदार नहीं हैं, हम एक सरकार के भिखारी नहीं हैं। जब ये दो धारणाएं अलग अलग हो जाएंगी, हम देश के मालिक हैं और हम एक लोक राज में अपना काम करवाना चाहते हैं। उस एंगल से अगर हम 3 कंट्रियों के एग्जांपल देता हूँ मैं ज़्यादा, एक तो अफगानिस्तान, जहाँ 1974 के बच्चों को देख लो आप, और बच्चियों को स्कूल में जाते हुए, जैसे आजकल हमारे बच्चे आते हैं स्कर्ट पहने हुए टाई डाले हुए जाते हैं, और आज पोजीशन देख लो आप। इसका मतलब ये है कि लोगों का माइंड सेट को रेगुलेट करता है, तो सत्ता कर देती है उसको बाई फोर्स। नहीं मानेगा तो पिटाई करेंगे। पाकिस्तान, यहाँ पर अपने जानकार 2 हैं नोन, एक अपने यहाँ जगन्नाथ प्रोफेसर थे उर्दू के, वो जिन्ना के दोस्त थे। उसका फैसला आता कि मैं मुल्तान में रहूँगा और कराची में रहूँगा, और एक JP बंडल जो ढाका में थे। दोनों को बाहर से आना पड़ा, हालांकि उन्होंने कहा कि सेकुलर हैं, दोनों को इंडिया आना पड़ा 48 में। तो जब धर्म जो है वो राजनीति में आ जाता है, फिर वहाँ तानाशाही आना लाजमी है। सेम पोजीशन इंडिया के साथ है कि जो पोजीशन थोड़ी सी सो कॉल्ड सेकुलर 2014 से पहले थी, वो आज उससे ज़्यादा बिगड़ी है। और जितने भी लॉ आपने जो बताए हैं कि 75% जो कानून आए हैं वो धर्म के आधार पर आए हैं, चाहे वो NRC हो, चाहे वो CAA हो, चाहे कोई हो, वगैरह वगैरह।
तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब तक लोगों का माइंड सेट मानवतावादी और वो मानवतावादी जो प्रो नेचर प्रो ह्यूमन मानवतावादी वो ना बने, तब इस मकड़ जाल से निकल नहीं सकते। उसके लिए प्रैक्टिकल वे आउट जो आप मांग रहे थे वो ये है कि जो आपने मल्टी डायमेंशनल पंचायतों का जो सिलसिला प्रपोजल रखा है, इसमें एक पंचायत का तो चुनाव हो जाए जो पॉलिटिकल पंचायत होगी, अगर कल्चरल पंचायत, एग्रीकल्चर पंचायत या एनवायरमेंटल पंचायत या विकास पंचायत, इनका चुनाव जो है नहीं होगा, ये सर्वसम्मति से बनेंगे ताकि लोगों के अंदर एक मानवतावाद और शेयरिंग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पंचायत महसूस हो, तब जाकर के लोगों और एक कोऑपरेटिव हो जिसमें वो ट्रेड भी करें, अपना काम भी करें। ये मॉडल अगर थोड़ा सा एक पंचायत में, 2 पंचायतों में, 10 पंचायतों में बढ़ता है तो फिर लॉन्ग रन में आप पे जाकर के उसको मजबूत कर सकते हैं इस सिस्टम को। जब ग्राम ठीक है रोशन जी, हमारा समय हो रहा है, सुझाव है और आप लोगों के अच्छे विचार आए। संसद कल से शुरू हो रही है, ये माइंडसेट की लड़ाई है और माइंडसेट बिल्कुल तारीख में जो है वो बहुत एबनॉर्मल बन है। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए माइंडसेट प्रोजेक्ट है, इसलिए हमें चाहे छोटे प्लेटफॉर्म पे काम करें लेकिन प्रोजेक्ट से हम काम करते हैं। ये तमन्ना है और ये हमें बड़े हरियाणा संसद का मिनिमम टाइम जो बोली है उससे मेरे को बड़ा यूं एबनॉर्मल होता है। तो टॉपिक को रखा और मीटिंग का समय हो गया, नोटिस आ गया मेरे सामने। तो धन्यवाद आप सबके का, और फिर संडे को संसद की कार्रवाई लेके मिलेंगे। 1 महीने पर संसद की बातें ही चलेगी, संसद में क्या हुआ वो आप तक पहुंचाऊंगा मैं आपके बीच में, और उन्हीं के ऊपर बात करेंगे कि भाई ये पॉजिटिव रहा, ये नेगेटिव रहा, ये जनहित में रहा या विरोधी रहा। और वैसे मैं लिंक बड़े सीमित भेजने लग गया क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों को ही मैं भेजता हूँ, उन्हीं के साथ अपने इंटरेक्शन हो तो बात करने का भी मजा आता है, रिकॉर्ड करने तो भी अच्छा आता है। तो धन्यवाद। तो विजेंद्र जी आप भी पधारे क्योंकि आईडी आपकी जान ली, क्योंकि क्या है कि एबनॉर्मल बातों के अंदर हम उलझना नहीं चाहते। थैंक यू आप सभी के पधारने का, फिर अगले संडे मिलेंगे। थैंक यू।